हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ हो, मस्त हो? अच्छी बात है। कम से कम इस लॉकडाउन में आपको कुछ अच्छा बनाने खाने का और पढ़ने का अच्छा समय तो मिला है। मैं सभी 9th स्टूडेंट का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स एरा 2020 में मैं कपिल द्विवेदी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और अच्छे से हार्ट से वेलकम करता हूं। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, शेयर भी करें। बेल आइकन इसलिए दबा दें क्योंकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, मैं कपिल द्विवेदी आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, नाम बार बार बता दूँ जिससे दिमाग में घूमता रहे। हम लोग 9th की फिजिक्स आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस समय। ठीक है, तो सारे 9th वाले बच्चे कॉपी पेन उठा के एकदम रेडी हो जाइए क्योंकि अब आपको बिल्कुल एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है आपको। और मैं आपको बता दूँ, आपके वीडियो की टाइमिंग हमेशा एवरी डे 5 to 6 o'clock इवनिंग में 5 से 6 बजे होगी। और आप ये टाइमिंग नोट कर लीजिए। इस टाइम पर आप, चूंकि आपको नोटिफिकेशन अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। 5 से 6 बजे आपकी फिजिक्स रहेगी और कोशिश करना है कि कुछ नया सीखना है, कुछ अच्छे सीखना है, कुछ ब्रॉड लेवल पर सीखना है। तो आप मुझे कम से कम 50 मिनट्स टू 1 आवर्स के अराउंड आप मुझे समय दीजिए और आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास 9th वाले बच्चे, मैं चैप्टर आपका स्टार्ट करता हूँ, मोशन। पहला चैप्टर, पहला लेक्चर 9th के लिए, 9th के लिए मेरा बच्चा L1 C1, पहला लेक्चर, पहला चैप्टर। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर चैप्टर नंबर 1, और जिसे हम लोग स्टार्ट करते हैं किस, मोशन। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, हिंदी में इसे कहते हैं गति। ओके, क्या होता है ये मोशन? बिना टाइम वेस्ट किए अपन डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे। मैं आपको अगर बहुत ईमानदारी से बात बताऊं तो मोशन को समझना मेरे बच्चे बहुत आसान है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितना आप इसको यहाँ अच्छे से पढ़े रहोगे उतना ही आपको क्लास 11th में फ़ायदा मिलेगा पूरी काइनेमेटिक्स सीखने के लिए। तो मोशन का बेसिकली मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, कि कह सकते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता रहता है कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्ड सुनना, कि अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन पार्टिकल और बॉडी सेट टू बी इन मोशन। मतलब मैंने आपसे ये कहा कि व्हेन एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट change its position with respect to time, then object said to be in motion. ठीक है मेरा बच्चा, अगर मैंने आपसे कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करती जाए तो और टाइम ले, भाई एक चीज़ हमेशा लाइफ याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कहाँ करे, चेंज इट्स पोजीशन, अगर ये कर रहा है मेरे बच्चे, दिमाग में रखे रहना कि अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो ये 101% है कि वो टाइम टेकन करेगा ही करेगा। मतलब ये बिना इसके संभव नहीं है। याद रहे कि ये होगा तो दोनों का एकदम गठबंधन सरकार है कि अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो 101% है मेरा बच्चा कि टाइम चेंज होगा ही, टाइम होगा। मतलब आप ऐसे कह सकते हो ना कि सपोज करो मैं ऐसे बैठा रहूं और यहीं बैठे बैठा है 11 बज जाए तो कह दो सर कितना भी बजा दो सर, हमारी पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई, बस सिर्फ और सिर्फ बदला क्या, टाइम बदला। तो क्या मैं मोशन में कहलाया? नहीं। अगर मैं मोशन में नहीं कहलाया मेरे बच्चे तो मैं कहलाया फिर किस में? अगला कॉन्सेप्ट आता है, अगर कोई बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ तब तो बॉडी मोशन में हो गई। लेकिन अगर मैं कहूं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time,
then object is said to be, या object said to be in rest. रेस्ट और स्टेशनरी और स्टैटिक। याद रहे ये मोशन भी हो सकती है और इसे डायनेमिक। सुनिएगा मेरा बच्चा कि अगर बॉडी का पोजीशन, जैसे वही मैंने कहा कि मैं बैठा रह जाऊं और अगर मेरी टाइम मैं कह सकता हूँ कि मेरी पोजीशन चेंज ही ना हो, मैं यहीं का यहीं रह जाऊं, पोजीशन बदले ही ना, तो हम क्या मोशन में कहलाएंगे? तो आप कहोगे नहीं सर, टाइम चेंज जरूर हुआ लेकिन आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो आप कहोगे सर हम किस कंडीशन में कहलाएंगे? रेस्ट, स्टैटिक और स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ ऑब्जेक्ट, रेस्ट का मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझना है क्या है। जैसे मैंने कहा मोशन में, आप सपोज करो जैसे कोई बंदा ना व्हीकल से चल रहा है, साइकिल चलाता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। अब जब वो साइकिल चलाता हुआ चला जा रहा है तो आप देखना कि जो साइकिल की पोजीशनिंग है वो किसी थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली बदल रही है। तो इसका मतलब जो चला रहा है, हम ये कहते हैं कि यार वो मोशन में है। क्यों मोशन में है? हकीकत में देखा जाए कि थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में साइकिल के साथ साथ उस पर्टिकुलर बंदे की, उस आदमी की भी पोजीशन चेंज हो रही थी। इस वजह से वो थर्ड पर्सन को वो बंदा मोशन में नजर आया है। लेकिन अगर मैं साइकिल के रिस्पेक्ट में उस बंदे को देखूँ तो साइकिल के रिस्पेक्ट में वो बंदा उसी साइकिल पर ही बैठा है। वो पहले भी बैठा था आधा घंटा पहले, अभी भी उसी साइकिल पर ही है। तो साइकिल के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन नहीं बदली है। साइकिल के रिस्पेक्ट में वो अभी भी किस में है? रेस्ट में है। लेकिन थर्ड पर्सन जो साइकिल और उन दोनों के मोशन को देख रहा था, उसके रिस्पेक्ट में वो किस में है? मोशन में। जैसे अब सपोज करो यही है, अगर हम इसको ऐसे फेंके तो इसकी पोजीशनिंग जैसे जैसे ऊपर गई फिर नीचे आई, तो इसकी पोजीशन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या कर रहा था? वेरी कर रहा था। और जैसे जैसे ये यहाँ जा रहा था, ये टाइम भी ले रहा था। और वही कह रहे थे कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो तो हम लोग कहते हैं बॉडी किस में है? मोशन में है। वेरी गुड। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। मतलब ये तो मैंने मोशन की स्टार्टिंग मैंने आपको सिर्फ एक नॉर्मल वे में समझाई। आइए अब हम इसमें कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं। पहली बात तो मेरे बच्चे याद रखना, इसको रफ कर दूं? ओके, नोट कर लिए होगे, बहुत समझदार हो आप लोग, मुझे पता है सब लोग नोट कर लिए होगे। ओके, क्योंकि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे हो ना, अच्छी बात है। मेरे बच्चे, मैंने ये कहा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे फिजिक्स में याद रहे, हम जिन क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जिन क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ये आपको समझना है। यहाँ फैक्टर, कुछ लोग कहते हैं सर दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर और वेक्टर। नहीं, ये भूल जाओ। स्केलर वेक्टर होती ही हैं, नो डाउट, उनको हम सीखेंगे भी, बहुत अच्छे से सीखेंगे। लेकिन यहाँ जो जिन दो क्वांटिटीज़ के बारे में बात की जा रही है, क्वांटिटीज़ यहाँ किस टाइप में हमारे पास होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको सिखा दूँ मेरा बच्चा। फिजिकल और नॉन फिजिकल। ठीक है। फिजिकल का मतलब क्या होता है? पहली बात एक याद रखना, ये फिजिकल और नॉन फिजिकल क्या होती है। पहले मेरी बात बच्चे दिमाग में रखे रहना कि वो सारी क्वांटिटीज जिन्हें आप मेजर कर सकते हो, उन्हें हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। याद रहे, ऑल दोस, या ऐसे कह सकते हो, विच कैन मेजर, या कह सकते हो ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं फिजिकल। जैसे एग्जांपल में अगर मैं आपको समझाऊं तो लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, स्पीड, ठीक है, एक्सेट्रा, मान के चलो ऐसे कर दिया।
ये हमारी हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इनका हम पूरे फिजिक्स में कह सकते हैं इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इनको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। चलो ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? विच कांट मेजर, विच कैन नॉट मेजर। पहले समझना, विच कैन नॉट मेजर, जिन्हें हम आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब अच्छा, अब हम बात आई, आपके दिमाग में आएगा सर ऐसी कौन क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम आप मेज़र नहीं कर सकते? कि एग्जांपल समझो यार, सपोज करो हमारे बच्चे कि आपका ना मतलब नेशनल ओलंपियाड निकल गया, KVPY निकल गया, हम कह रहे हैं NTSC निकल गया। अब सपोज करो आप बहुत खुश हो, तो आप बहुत खुश हो तो आपके फ्रेंड आया भाग भाग के, अरे सर वो पता है विकास ना, अरे मत पूछो, आज उसको ना 2 किलो ज़्यादा खुशी मिल गई है। बड़ा सुनना यार, 2 किलो ज़्यादा खुशी, क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई इंसान खुश हो तो उसे हम कहते हैं 2 किलो ज़्यादा खुशी हो गई? सर उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई तो 2.5 पौवा दुखी हो गया है। सर कांट मेजर, मतलब कि ये भी क्वांटिटीज़ हैं बट दीज क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी मेजर। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट हैप्पीनेस, सैडनेस, इमोशंस, फीलिंग्स, इन्हें आप सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस करते हो। सपोज करो मेरी बेबी छोड़कर भाग जाए तो मैं कह दूं कि मैं 4 मीटर गहरे सदमे में हूँ? नॉट पॉसिबल, मैं हो ही नहीं सकता मेरा बच्चा। कहोगे सर अपनी काहे भगा रहे हो? नहीं, मैं दूसरे की थोड़ी भगा सकता हूँ, भाई हक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? हैप्पीनेस, सैडनेस, यानी एक्सेट्रा, मैं बता दे रहा हूँ, आप समझदार हो। फीलिंग, इमोशंस, इनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। और जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज थोड़ा समझना, ये हमारे पास 2 तरीके से पाई जाती हैं। 2 क्या 3? 2 ही अभी सिखाता हूँ क्योंकि तीसरा 11th में आप सीखोगे। अच्छा सिखा देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। सोचो, एक होता है फंडामेंटल, इनका पूरी फिजिक्स में रोल है इन फ्यूचर जहाँ तक आप पढ़ोगे। मैं 9th में इसलिए सिखा दे रहा हूँ क्योंकि 11th में जब आओगे तो इसका एक बार फिर आपसे ये मिलेगा, तो इसलिए अभी से जानते रहो कि आपको पता रहे पहले से। फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। ये क्वांटिटीज होती हैं हमारी बेसिक। फंडामेंटल क्या होती हैं? जो कह सकते हो जिन्हें पैदा नहीं हुई हूँ, जो धरती पर अवतार ली हूँ, ऐसे कह दो। जैसे कृष्ण भगवान अवतार लिए थे, पैदा थोड़ी हुए थे, तो अवतार ली हूँ। तो जो कह सकते हो अपने से बनी हो, कह सकते हो जिनका कोई बैकग्राउंड ना हो, मतलब जिन्हें आप कह सकते हो कि यार अपने से आई हूँ कुल मिला के, ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? लेंथ, 7 है, लेंथ, मास, टाइम, यही लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। याद रहे, ये बच्चे 7 के साथ अब तो 6 ही मेजर होती हैं। इसको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी से हटा दिया गया है। इसको चूंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ केमिस्ट्री में ही किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, लेकिन फिर भी अभी आप 7 दिमाग पे रखे रहना कि ये 7 है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ आपको पता ही है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, पोजीशन मेजर करने के लिए, मास मेजर करने के लिए, टाइम भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, करंट भी पता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? ये कह सकते हो लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए, इसका 12th में आप लोग यूज़ पढ़ोगे। लाइट की इंटेंसिटी मेज़र करने के लिए हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी यूनिट कैंडेला होती है, ठीक है। बाकी लेंथ का मीटर यूनिट पता ही है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस या केल्विन, करंट का एम्पियर होता है। इसका कैंडेला यूनिट होता है, सीधी शॉर्ट फॉर्म में यूनिट कैंडेला, याद रखना। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। क्या होती है? मोल,
ठीक है, ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चे फंडामेंटल हैं, ये अपने से हैं, इनका कह सकते हो ये किसी से डिराइव्ड नहीं हो सकती। इन जो डिराइव्ड होंगे वो इनसे होंगी, इनसे मिलकर कईयों बन सकती हैं, हजारों करोड़ों बन सकती हैं, लाखों बन सकती हैं, लेकिन ये कभी कहीं से नहीं आई हैं। ये दिमाग में रखना, एकदम नई चीज़ है, क्लास 9th के बच्चों के लिए एकदम नई चीज़ है, ठीक है। डिराइव्ड क्या होती हैं, डिराइव्ड क्या होती हैं, अगर मैं बात करूँ डिराइव्ड की बेटे, तो समझना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कह रहे हो इसे ऐसे लिख सकते हो, दोज क्वांटिटीज या ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। याद रहे, वो सारी क्वांटिटीज जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड। एकदम दिल दिमाग में बैठा लेना। कैसे, एग्जांपल में मैं समझा देता हूं, जैसे स्पीड, एग्जांपल समझना, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, कितना लिखूं बच्चे, बहुत है। फिजिक्स में जितनी पढ़ोगे मोस्ट ऑफ द सब डिराइव्ड मिलती हैं, अगर इनको छोड़ दो तो जितनी मिलेंगी सब डिराइव्ड मिलेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, इन सब से हट के दो क्वांटिटीज, कौन कौन, एंगल और सॉलिड एंगल। इसी कुछ लोग एंगल को प्लेन एंगल भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, याद रहे, प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दो अलग तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। लेकिन मेरे बच्चे काम की बात सुनना, कहते हैं, अब यहाँ बातें तुझे जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो दिमाग में रखना, कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, वो चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे करंट हो, चाहे ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो, और चाहे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, ये जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं इनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। याद रहे, एक नोट लिखना मेरा बच्चा, दिख रहा हो तो, नोट क्या है, याद रहे कि ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज, यही सात तो है, ये हैं, ऑल फंडामेंटल quantities have only magnitude, not direction। याद रहे, पहला नोट है ये कि ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। हर फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वर्ड सुनना, डायरेक्शन नहीं होगा। दैट्स वाई दीज क्वांटिटीज आर स्केलर इन नेचर। दैट्स वाई, या सच दैट, हाँ दैट्स वाई करते हैं, सिंबल ही लिख देते हैं, सच दैट ऑल द क्वांटिटीज आर known as scalar quantity। याद रहे बेटा, नोट कर लेना थोड़ा सा, अगर दिख जाए। याद रखना कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। दैट इज ऑल द क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। इस वजह से ये सारी क्वांटिटीज, ऑल द, बल्कि इसे ऐसे कह सकते हो, ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या कह सकते हो, ऑल द फंडामेंटल, ये ज़्यादा समझना है। ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, थोड़ा नोट कर लो, जगह हो जाए तो मैं कुछ और लिखूँ।
ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लिया। तो अब देखिएगा, अगर बाय द वे आप जैसे चलता वीडियो पे अगर आप ना हो तो पॉज कर दिया करो, पॉज करके फिर नोट करके फिर आप आगे बढ़ा कंटिन्यू कर लिया करो। यूट्यूब टेक्नोलॉजी का ज़माना है मेरे बच्चे, है क्या। अब वो काम की बात मैं सिखाता हूँ जो तुझे मैं सिखाना चाहता था मेरे बेटा, ये तो बेसिक था। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये मैं कह रहा हूँ कि दोज quantities having only magnitude, those quantities having magnitude as well as direction, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, आर नोन एज क्या मेरा बच्चा, वेक्टर क्वांटिटीज। आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। याद रहे कि जिनके पास सिर्फ, मतलब ये दिमाग में मेरे बच्चे रखे रहना कि जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, वो स्केलर होंगी, और जिनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो मेरा बच्चा, तो वो क्या होती हैं, वेक्टर इन नेचर होती है मेरे बेटे। याद रखना इसका रोल यहाँ बहुत है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैंने कहा जितनी सारी फंडामेंट, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात करूँ, इसके लिए स्केलर के लिए, तो आप लेंथ, मास, मतलब वो साथ के साथों तो लिख ही सकते हो, लेंथ, मास, ये सब जो थी वो तो रहेंगी। कुछ और जैसे वर्क, जितनी भी एनर्जी होती है, सारी एनर्जी स्केलर होती है, ठीक है, वर्क, ठीक है, और चार्ज, ठीक है, चार्ज, पोटेंशियल, एक्सेट्रा, ठीक। और इसमें क्या हो सकता है मेरे बच्चे एग्जाम्पल में, जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा। कुछ भी लिख सकते हो मेरे बच्चे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें बता। लेकिन अब समझना कि ये सारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो सब स्केलर इन नेचर होती हैं। बड़े सुना, वो सारी स्केलर होती हैं, लेकिन उनसे बनने वाली जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, मतलब सोचो स्केलर जो है, उससे स्केलर जो खुद नेचर में स्केलर है, जिसके पास खुद में डायरेक्शन नहीं है, लेकिन उससे जो बनने वाली क्वांटिटीज होती हैं उनमें डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अरे सिंपल सी बात मेरे बच्चे, सपोज करो कि अगर हम कहते हैं किसी के पेरेंट्स अगर IAS नहीं है तो क्या उनके बच्चे IAS नहीं होते हैं। किसी के पेरेंट्स डॉक्टर इंजीनियर नहीं है तो क्या उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं होते, हाँ होते हैं। तो ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनके पास डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन इनसे बनने वाले बच्चे, मतलब इनसे बनने वाले जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके अंदर डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो ये दो तरीके की हम लोगों ने क्वांटिटीज सीखी, ठीक है। आइए, ओके फाइन, चलिए आज ये आपको मैंने बताया, ठीक है। अब एक छोटा सा कंडीशन हमें आपको यहाँ पे और सिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग आज का सेशन छोटा ही रखेंगे, धीरे धीरे आपका सेशन बढ़ाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है। टाइम आपको प्रॉपरली मिलेगा पूरा, बस थोड़ा थोड़ा चीज़ें देखते रहो। इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, सबसे बेहतरीन हम लोग बात सीखने जा रहे हैं मेरे बच्चे, पोजीशन। इस पोजीशन की अगर मेरे बच्चे मैं बात करूं, व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वर्ड सुनना, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सिचुएशन और कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं पोजीशन। लेकिन इस पोजीशन को हम दो तरह से जानते हैं। किस रूप में? इस पोजीशन को दो तरीके से जानते हैं, एक डिस्टेंस के रूप में और एक डिस्प्लेसमेंट के रूप में। अभी दोनों का मतलब समझो।
सपोज करो मैंने आपसे ये कहा, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, यहां समझाता हूं। ये स्कूल था आपका, ठीक है, स्कूल। यहां ए एंड बी दो फ्रेंड थे, ऐसे समझना, A1 एंड A2 दो फ्रेंड थे। A1 ने A2 से कहा कि यार स्कूल से अब हम सीधा निकल कर अपने घर जाएंगे, यहाँ घर है, ठीक हो। A1 ने A2 से कहा कि हम यहाँ से निकल के सीधा घर जाएंगे, ठीक है। तो A2 कहता है A1 से, नहीं यार यहाँ पे ना एक ठो समोसा वाला लगाता है, समोसा, ठीक, समोसे की दुकान है यार, आओ चलो समोसा खाते हैं और तब घर चलते हैं। वर्ड सुनना, A1 ने A2 से कहा कि हमें सीधा घर जाना है, हमें सीधा आई वांट गो होम, राइट। बट A2 से टू A1, फर्स्टली वी वुड ईट समोसा देन गो होम, राइट। अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है, गड़बड़ होगी तो मजा मत लेना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि A2 ने A1 से बोला कि पहले मैं समोसा खाऊंगा फिर घर को जाऊंगा। तो काम की बात सीखो यार कि अगर ये समोसा खाया घर गया तो इसका ना डायरेक्शन फिक्स नहीं था, ये घूम के गया, यानी कहीं ना कहीं इसने लॉन्ग लेंथ कवर की, लॉन्ग लेंथ, जबकि ये डायरेक्ट घर जा रहा है, डायरेक्ट, यानी ये शॉर्ट लेंथ ले रहा है। याद रहे मेरा बच्चा, सिंपल सा फंडा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केयर कर रहा हूं। आप कहते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल कवर्ड, व्हेन अ बॉडी कवर्ड लॉन्ग लेंथ, अगर कोई बॉडी लॉन्ग लेंथ कवर करती है या कोई भी पार्टिकल लॉन्ग लेंथ कह सकते हो कवर अप करता है, तो वो जो उसकी लेंथ होगी लॉन्ग लेंथ, उससे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जस्ट लाइक अ लॉन्ग लेंथ, लॉन्ग लेंथ। Whereas when we talk about displacement, तो this one is the shortest length या short length. Okay, fine. Displacement is the short path, कह सकते हो short length और short path, ठीक, long length और long path, ठीक है। When a body covers long path, then long length is known as distance. When a body covers short path or short length, the short length is known as displacement. But distance, it have only magnitude. It have only magnitude, not direction. बट इसकी बात करूं तो इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सुनना मेरे बच्चे, इसके पास अपना एक डायरेक्शन भी फिक्स था, कुछ लेंथ तो कवर किया होगा, लेकिन इसके पास अपना कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं था। पहले इधर जा रहा है फिर उधर घूम के जा रहा है, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं, जबकि इसका डायरेक्शन फिक्स था। तो जिसके साथ डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड, अच्छा बात आई कि बार बार मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो क्या होता है ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिए तो मुझे ये सब समझ में आ जाए। बिल्कुल मैं समझाता हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 मिनट रुकना। सुन मेरा बच्चा, थोड़ा सा निगाहें बोर्ड पर बनाए रखना। मुझे पता है कोई बच्चा कह देगा सर आप तो मैग्नीट्यूड वो बताओ भी नहीं किए, आप बार बार इसी के बारे में भूले जा रहे हो। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है मैग्नीट्यूड। सपोज करो कि आपकी मम्मा ने आपसे कहा बेटा जाके ना दुकान वाले अंकल से 2 किलो चीनी मांग लो। कितना? 2 किलो चीनी। सोचो आप दुकान जा रहे थे तो पता लगा कि रास्ते में कुछ लोग डांस कर रहे थे, बारात जा रही थी, आपने उसे देखना शुरू कर दिया। अब सोचो कि आपके दिमाग से 2 भूल जाए, थोड़ी देर में याद है मुझे चीनी लेने जाना है। अब आप बताओ, आपकी मम्मा ने आपसे कहा 2 केजी चीनी लाना है, आपके दिमाग से 2 उतर गया, सिर्फ केजी याद रहा, तो आप दुकान वाले अंकल से क्या कहोगे? अंकल मुझे केजी चीनी दे दीजिए, केजी चीनी दे दीजिए। कभी ऐसा मिलेगा आपको? पॉसिबल नहीं है।
अंकल पूछ भी रहे बेटा कितना चीनी चाहिए, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो। आपने कहा ना मुझे सिर्फ केजी चीनी चाहिए। क्यों बोला केजी चीनी चाहिए? क्योंकि तुझे बेटे तेरे दिमाग से 2 उतर चुका था। अच्छा सपोज करो अगर यही केजी भूल जाते उस जगह तो कह देते मुझे 2 चीनी चाहिए। अब आप बताओ, यही बात है। यानी जब आप 2 चीनी मांगोगे तो 2 लापड़ा मार के भेज देगा दुकानदार। तो लेकिन जैसे आप उसे बताया कि मुझे 2 केजी चीनी चाहिए, आपको बताओ वो आपको देने में देरी करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे क्या दे दिया? मैग्नीट्यूड दिया। 2 केजी। 2, ये जो 2 था इसे कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जो ये बताता है कि हमारी क्वांटिटी कितनी बार मेजर हो रही है। और केजी क्या है? यूनिट। यानी इस यूनिट का इस्तेमाल, यूनिट बताएगा कि किस में मेजरमेंट किया जा रहा है। वर्ड सुनना, यूनिट क्या बताएगा? यानी मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट। याद रहे कि मैग्नीट्यूड इन दोनों में से किसी एक के बिना अधूरा है। मैग्नीट्यूड ना तो सिर्फ अब यही नोट करके लिख लेना कि मैग्नीट्यूड इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू और नॉट ओनली डिपेंड ऑन यूनिट, इट डिपेंड ऑन बोथ। दोनों पे डिपेंड करेगा। ये बच्चे मेरे दिल दिमाग में रखना। क्यों? क्योंकि 2 ये बता रहा है कि इस केजी का इस्तेमाल, मतलब जिसमें हम मेजर कर रहे हैं, केजी क्या बता रहा है कि हमारा जो अमाउंट है वो किस में मेजर किया जा रहा है? मास मेजर हो रहा है। और कितनी बार मेजर कर रहा है? सपोज करो अगर उसके पास 1 किलो का ही वॉट होता और आपको 2 किलो चीनी चाहिए होती तो आपको वो कितनी बार तोलता? 2 बार तोलता। तो 2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो बता रहा है कि हाउ मच टाइम्स अमाउंट विल बी मेजर्ड। और जबकि यूनिट बताता है कि इन विच क्वांटिटी वी मेजर एनीथिंग। हम किस क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं? मास मेजर कर रहे हैं कि मीटर मेजर कर रहे हैं कि क्या डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या टाइम मेजर कर रहे हैं। अब भाई चीनी लेने जाएंगे तो ये थोड़ी कहेंगे 2 मीटर चीनी दे दीजिए या 2 सेकंड चीनी दे दीजिए। उसका अमाउंट फिक्स है मेरा बच्चा, 2 केजी। राइट मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है, तो ये था इसका क्या? मैग्नीट्यूड है मेरा बच्चा। ओके चलो बेटा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड था। तो जैसे अगर मैंने कहा कि सपोज करो ये यहां से 2 मीटर गया तो इसका 2 मीटर डायरेक्शन फिक्स होगा। 2 मीटर ईस्ट, 2 मीटर वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ, 2 मीटर साउथ। लेकिन ये से जाए तो घूम फिर के जाएगा, पता नहीं 2 मीटर गया तो ना ईस्ट फिक्स है, ना वेस्ट फिक्स है, ना नॉर्थ फिक्स है, ना साउथ, जबकि ये डायरेक्शन पर्टिकुलर फिक्स है। तो कहते हैं कि जब इसी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, जैसे मैंने कहा कि अब वहाँ से हम 5 मीटर जाएंगे, 5 मीटर ईस्ट घूमना जाए तो 5 मीटर ईस्ट, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट। और वही वो आपके साथ डायरेक्शन भी बताया। लेकिन हमने बोला 5 मीटर जाना है तो 5 मीटर बेटे, अब सपोज करो यहीं पहुंचना था तो ये ऐसे भी जा सकता था, ये ऐसे ऐसे बकायदे घूम के भी यहाँ आ सकता था, ये यहाँ से इसे घूम के इधर आ सकता था। लेकिन अगर वो यहीं पहुंचा, डायरेक्ट पहुंचा, तो उसमें क्या हुआ? उसे लॉन्ग लेंथ कवर करना पड़ा और एक ही डायरेक्शन में, एक वे में चला गया। दिस वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट और लॉन्ग पाथ विच इज नोन एज डिस्टेंस। राइट, तो हम लोगों ने पोजीशन में ये समझा कि शॉर्ट पाथ और शॉर्ट लेंथ। अब इसे पोजीशनिंग के टर्म्स में भी कैसे निकालते हैं ये हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट टॉप पे। ठीक है, तो आज के लिए मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया और छोटी सी चीज़ें समझाई जिसमें आपका छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और बाकी इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉप पे। प्लीज़ मेरे बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपकमिंग वीडियो के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और थैंक यू सो मच वंस अगेन। नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट टॉपिक पे मैक्सिमम लाइक होना चाहिए, जिससे आपको हम और दिल से अच्छे वीडियो, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे ट्रिक के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। मैं कपिल द्विवेदी अभी आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।